जैन, इस वीडियो हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना पार्ट 3 देखते हैं और समझते हैं कि जे थॉमसन के मॉडल में जो गलतियां थी रदरफोर्ड उसको किस प्रकार से दूर करते हैं और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है और किस कारण रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी असफल होता है। ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 100% सही है, नहीं, इनमें भी कुछ अशुद्धियां हैं। जिस तरीके से अल्फा किरण प्रयोग का जे थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था, अल्फा किरण प्रयोग ये रदरफोर्ड किए थे और उससे जो सवाल पैदा हुआ था एटम के ऊपर, मतलब जे थॉमसन के सिद्धांत के ऊपर, उसका जवाब जे थॉमसन के पास नहीं था। उसी तरीके से जब ये अपना सिद्धांत देंगे रदरफोर्ड, तो इनके सिद्धांत पर भी सवाल खड़ा करेगा मैक्सवेल का सिद्धांत। जब लोग इनसे पूछता है कि बताइए आप जो नियम दिए हैं वो तो मैक्सवेल के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्या नियम था, क्या मैक्सवेल का सिद्धांत है, वो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। यहाँ बस हम आपको परिचित करा दे रहे हैं ताकि आप में उत्सुकता पैदा हो जाए कि इनका मॉडल क्यों सफल हुआ और मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है। क्लियर, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप जो नियम दिए हैं वो तो मैक्सवेल का सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। बस ये अपने बात पर अड़े थे कि हम जो बोल रहे हैं वही होता है, हम भले स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता यही है। अरे रियल में वही था, मतलब ये एक बहुत ही इंजीनियर साइंटिस्ट थे। क्लियर, उससे पहले हम लोग जे थॉमसन का मॉडल एक बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा रदरफोर्ड का मॉडल, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप कहाँ हार रहे हैं तो उस कमजोरी को आप दूर कीजिएगा। उसी तरीके से क्या सुधारते हैं, इससे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि गलती क्या था। क्लियर, वो हम पार्ट 2 में बताएं, फिर भी यहाँ तेजी से आप एक बार देख लीजिए कि जे थॉमसन का मॉडल क्या कहता था और उसमें क्या गलतियां था। चलिए, इस बात को वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, यही थे जे थॉमसन जो कि परमाणु का तुलना किए थे तारबुज से। ये बोले थे कि जिस तरीके से तारबुज में लाल वाला हिस्सा होता है, परमाणु में ये पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है। जिस तरीके से तारबुज में छोटा छोटा बीज होता है, उसी तरीके से परमाणु में जहां तहां इलेक्ट्रॉन होता है। यही इनका मॉडल था। इसी के आधार पर 3-4 बात ये बोले थे। देखिए क्या इनका बात था। पहला स्टेटमेंट इनका था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है, मतलब पूरे परमाणु को ये पॉजिटिव बता रहे हैं और उसमें बता रहे थे कि जहां तहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। फिर ये रेजिन थी प्लम और पुडिंग का उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से पूरा सगरो प्लम होता है, बीच में जहां तहां पुडिंग होता है, उसी तरीके से परमाणु में थी इलेक्ट्रॉन होता है। पूरा लाल वाला हिस्सा को ये पुडिंग बता रहे हैं और नेगेटिव वाला हिस्सा को क्या बता रहे हैं, थी प्लम बता रहे हैं। उसी तरीके से रेजिन और पुडिंग का उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरीके से खोवा में किशमिश या थी चिनिया बादाम होता है, उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। इनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था कि दोनों का मात्रा बराबर होता है, जितना मतलब ये लाल वाला हिस्सा होता है उतने बीज होता है। हम नहीं कह रहे हैं, जे थॉमसन बोले थे। उसी तरीके से यहाँ बोल रहे थे कि इसमें जिस तरीके से पॉजिटिव होता है और उतने नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या, लाल वाला हिस्सा, खाने वाला हिस्सा, और नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट इनका यही था कि परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि ये पहले बता दिए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होता है और दोनों बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। जिस तरीके से अम्ल क्षार का दुश्मन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव का दुश्मन होता है। रही बात सर कैसे, तो देखिए -2 + 2 कट के 0 नहीं हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ है, जितना पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, मतलब ये दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो वही ये बोल रहे थे कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, रियल में भी उदासीन होता है। चलिए, अब इनका मॉडल में गलती क्या था, तो गलती देखिए यही था कि रदरफोर्ड का जो अल्फा किरण प्रयोग किए थे उसका ये जवाब नहीं दे पाए थे। रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग था क्या, देखिए हम आपको बता देते हैं हल्का सा। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग क्या था। इस तरीके से कोई आइटम मान लीजिए, इसमें पॉजिटिव था। जे थॉमसन बोले थे कि ये पूरा परमाणु जो होता है पॉजिटिव होता है, बीच में इसमें जहां तहां माइनस रहता है, इस तरीके से। तो बताइए, रदरफोर्ड दिमाग लगाएं कि अगर ये पॉजिटिव है और इस पर पॉजिटिव चीज डाला जाए तो या तो इसको भाग जाना चाहिए या तो इसको भाग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इस पर पॉजिटिव रे मारा गया, कौन, अल्फा कण, तो क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर गया। कुछ इधर से जो गया था वो मुड़ गया और जो एकदम बीचों बीच गया था वो इधर लौट आया। जब यही सवाल किए थे रदरफोर्ड जे थॉमसन से कि बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, तो जे थॉमसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जे थॉमसन पहले बोल चुके हैं कि ये पॉजिटिव होता है और इधर से भी पॉजिटिव जा रहा है। अल्फा किरण मतलब क्या, पॉजिटिव होता है, He++। हीलियम का नाभिक पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, केवल प्रोटॉन है और ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव जब पॉजिटिव से पार हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं है,
रदरफोर्ड यही बात कहते हैं, जे थॉमसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो यही था कि रदरफोर्ड का जो अल्फा किरण प्रयोग था उसका कोई जवाब नहीं था जे थॉमसन के पास। ये इनका मॉडल का गलती था। ये देखिए अल्फा किरण प्रयोग था, इस तरीके से एक आइटम ले लिए थे, अल्फा किरण जब मारे हैं तो अधिकांश पार कर जा रहा है, कुछ डाइवर्ट हो जा रहा है, और जो ऐसे दिया गया था वो बीचों बीच देखिए इस तरीके से गया, इधर से लौट आया। तो रदरफोर्ड जब पूछते हैं ऐसा क्यों होता है तो जे थॉमसन नहीं बता पाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सका कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार से बांधे रखता है। ये नहीं समझा पाए थे कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो दोनों खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि उसमें होता है तो जरूरी दोनों को कोई पकड़ के रखा होगा तभी रहेगा। उदाहरण अगर याद कीजिएगा तो हम आपको इसमें बताए थे पिंजड़ा वाला, कि एक सांप ले लीजिए और एक नेवला ले लीजिए। बताए थे ना कि आप अगर कहते हैं कि एक सांप और एक नेवला एक रूम में रहेगा तो गलत बात है, रह ही नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों रहे तो दोनों को क्या कीजिएगा, पिंजड़ा में बंद कर दीजिए, दोनों रहेगा। तो वही बात यहाँ जे थॉमसन नहीं समझा पाते हैं। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम में होता है, आइटम का अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसल रहता है। कैसे भैया, वो तो वही बात ना हो गया कि सांप और नेवला को एक रूम में छोड़ दिए, मर कट के खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का दुश्मन, मर कट के खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं होता है तो जरूर बीच में कोई है, और बीच में स्थिर वैद्युत बल होता है जो रदरफोर्ड समझाते हैं। तो ये बात भी ये नहीं समझा पाए थे, कौन, जे थॉमसन। चलिए तीसरा स्टेटमेंट इनका सुनते हैं। कहता है इस मॉडल के द्वारा परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान में बटा हुआ माना गया, जो कि गलत है। इनसे जब पूछा गया था कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ रहता है, तो ये बोले थे हर जगह होता है। कहाँ होता है, हर जगह। जबकि हम लोग भी और आप लोग भी जानते होंगे कि परमाणु का द्रव्यमान केवल बीच में होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला भी अभी हम लोग को पता है, ए बराबर होता है क्या, P+N। लेकिन जे थॉमसन बोले थे हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। अगला सुनिए कि ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था परमाणु के स्टेबिलिटी को समझाने में असफल रहा, क्योंकि ये बोल रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दोनों बराबर होता है, तो मर कट के खत्म हो जाना चाहिए, आइटम खत्म होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म होगा मतलब आइटम खत्म होगा। और ये दुनिया आइटम की बनी हुई है, इस प्रकार से ये दुनिया खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आइटम भी है दुनिया भी है। तो इनका ये नहीं समझा पा रहे हैं कि दुनिया क्यों टिकी हुई है। पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो जाना चाहिए, मतलब परमाणु का अस्थायित्व होना ही नहीं चाहिए इनके मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन परमाणु तो अस्थायी है। तो ये स्टेबिलिटी को समझाने में असफल रहे थे कि आइटम क्यों मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, ये था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और इनका अशुद्धि। अब देखते हैं कि किस तरीके से रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रयोग करते हैं। वो तो हम आपको ऐसे ही नॉर्मल वे में समझा दिए थे, किस तरीके से अल्फा रे मार दिए थे, ऐसा नहीं, सोना के पन्नी पर मारे थे। क्लियर ना, कैसे करके प्रयोग करते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो सब रदरफोर्ड के मॉडल में हम समझाते हैं। इनका गलती समझ में आ गया ना कि ये गलती क्या क्या कर रहे हैं। इनका मॉडल स्टेबिलिटी को नहीं समझा पा रहा है, ये इनका जो द्रव्यमान वाला बात ये बोल रहे हैं ये भी गलत बोल रहे हैं, द्रव्यमान होता है केवल बीच में, और ये कह रहे हैं कि हर जगह होता है। दूसरा कि ये भी नहीं बता रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पकड़ के रखता है, इसमें स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, जो कि रदरफोर्ड बताते हैं। फिर ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि अल्फा किरण प्रयोग में ऐसा घटना क्यों हो रहा है, क्यों अधिकांश अल्फा क्यों पार कर जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। देखिए यही है रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रयोग, और इस तरीके से ये प्रयोग को अंजाम देते हैं। देखिए इसमें कर क्या रहे हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं नॉर्मल वे में। सबसे पहले ये एक रेडियो धर्मी पदार्थ लेते हैं। कैसा पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ। आप सोच रहे होंगे सर रेडियो धर्मी पदार्थ क्या होता है। रेडियो धर्मी पदार्थ हम उसको कहते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा किरण अपने निकलता है। कौन कौन किरण, अल्फा बीटा गामा, 3 किरण, अल्फा बीटा गामा किरण अपने आप निकलते रहता है, उसको हम रेडियो धर्मी पदार्थ कहते हैं। ऐसे जनरली अगर आप समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो परमाणु संख्या 83 से ऊपर जो भी है वो हो जाएगा आपका रेडियो धर्मी पदार्थ। क्लियर, जैसे हो जाएगा आपका यूरेनियम, थोरियम, ये सब हो जाएगा क्या, रेडियो धर्मी पदार्थ। आई होप आप समझ गए होंगे। रेडियो धर्मी पदार्थ ले लिए, इससे अल्फा बीटा गामा किरण अपने निकलते रहता है। आप सोच रहे होंगे सर उधर तो आप बता रहे थे कि अल्फा किरण एटम पर मारा जाता है, इसका मतलब ये रेडियो धर्मी पदार्थ लिए हैं तो इससे जो अल्फा किरण निकल रहा था उसी को ये सोना के पन्नी पर गिराते हैं। तो बिल्कुल वही करते हैं। ये रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे ही लिए तो आपके दिमाग में फिगर क्लिक कर जाना चाहिए कि समझ गए सर इससे अल्फा किरण निकलेगा। क्लियर, तो नहीं लगता है सर रेडियो धर्मी पदार्थ अगर ये है इससे अल्फा किरण तो हर दिशा में निकलेगा,
क्या होगा, हर दिशा में निकलेगा, लेकिन हमको तो कोई फिक्स डायरेक्शन में भेजना है। तो इसीलिए देखिए इरेडियोधर्मी पदार्थ को एगो बॉक्स में धर देते हैं और बॉक्स में एक छोटा सा होल कर देते हैं। क्या करते हैं, होल कर देते हैं। काहे के लिए, ताकि यही होल से निकले केवल अल्फा किरण, बाकी किधरों से नहीं निकले। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे गुरुमार में नहीं देखते हैं कि एक दरवाजा होता है, एक दरवाजा का सेंस यहाँ क्या है कि जिसको अंदर आना है इसी से आए, जिसको बाहर जाना है इसी से जाए, इन्हें की दीवार तोड़ के बाहर निकल जा रहा है। वही काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ थी मतलब एक बॉक्स ले लिए, उसमें ये देखिए गोल वाला रेडियोधर्मी पदार्थ ले लिए और बीच में एक जगह एक साइड छेद कर दिए, इसलिए कि जो भी अल्फा किरण निकलना होगा वो यही छेद से निकलेगा। पहला बात समझ में आ गया? चलिए, अल्फा किरण यहां से निकल रहा है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक सोना का पन्नी यहां ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सोना का पन्नी, और इस साइड में फोटोग्राफिक प्लेट पर ZNS का पर्दा ZNS का परत चढ़ा दे रहे हैं। क्यों ZNS का परत चढ़ा रहे हैं, ये आपको पता होगा कि ZNS पर जब कोई चीज पड़ता है तो वो चमक उठता है। क्लियर? ZNS पर कोई चीज जाके टकराता तो क्या होता है, वो चमकने लगता है। कैथोड किरण प्रयोग में भी आप देखे थे, एनोड किरण प्रयोग में भी आप देखे थे ये बात को। चलिए, सजावट इनका समझ में आया। नॉर्मल सजावट है, रेडियोधर्मी पदार्थ लिए, उसको एक बॉक्स में रखें, छोटा सा यहाँ देखिए होल कर दिए हैं ताकि जो निकलना होगा यही साइड से निकले। यही लाल वाला देखिए निकल रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है अल्फा कण रेखा, इस तरीके से निकल रहा है। ये फोटोग्राफिक प्लेट ले लिए, बीच में सोना का पन्नी रख दिए। आप सोच रहे होंगे सर सोना का पन्नी वहां काहे लिए, दूसरी चीज काहे नहीं लिए? तो सुनिए काहे नहीं लिए। रदरफोर्ड का जो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो क्या कह रहा था कि परमाणु पॉजिटिव होता है, मतलब परमाणु का अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव है, बीच में जहां तहां नेगेटिव होता है। क्लियर? लेकिन जब इस पर अल्फा किरण मारा गया था, और अल्फा किरण का नेचर भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि अल्फा किरण मतलब हीलियम का नाभिक, दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम का निकाल दीजिए तो वो अल्फा किरण बन गया। बात समझ में आया? जब इस पर अल्फा किरण मारा गया था तो अधिकांश निकल गया था, जबकि अगर नियमता देखा जाए तो नहीं निकलना चाहिए। जे थॉमसन का मॉडल अगर सही माना जाए तो इसको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जे थॉमसन बोल रहे हैं कि परमाणु पॉजिटिव होता है, मतलब हर जगह पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को जाने कैसे दे रहा है भैया? नहीं, जो उधर जाने देना चाहिए। मतलब जे थॉमसन, रदरफोर्ड को ऐसा लगा कि जे थॉमसन गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, जरूर यहाँ कुछ लोचा है, क्योंकि इधर से भी हम पॉजिटिव दे रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होना चाहिए, एटम को भाग जाना चाहिए, या तो अल्फा रे को इधर भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग तो नहीं रहा है, मतलब वो गलत बोल रहे हैं। बात समझ में आया? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अच्छा ये तो समझ में आ गया, आइटम का सोना के पन्नी से क्या लेना देना है? नहीं, सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि आप यहां आइटम का तुलना कर रहे हैं, आइटम के बारे में बता रहे हैं, तो फिर सोना का पन्नी से यहां प्रकाश क्यों गुजारा जा रहा है? तो सुनिए भैया, आइटम जो होता है बहुत छोटा होता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बोल दिए कि ऐसा किए थे। ऐसा थोड़ी ना कि एक आइटम से गुजरेगा तो सब चीज दिखेगा, आइटम नाक के बराबर होबे करता है। तो वहां लिए थे इस सोना का पन्नी। फिर आपके मन में सवाल तो कंफ्यूजन तो आपका दूर नहीं हो रहा है कि सर आइटम और सोना पन्नी में क्या रिलेशन है? तो एक बात बताइए ना, अगर आइटम पॉजिटिव है, इतना बात तो आपको पच रहा है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग है पॉजिटिव नहीं। बात समझ में आया? अगर इसको आप पूरा पॉजिटिव मानते हैं तो मान लेते हैं कि इतना बड़ा सोना का एगो पन्नी है। क्या है? सोना का पन्नी। क्या लगता है सोना का पन्नी में छोटा छोटा टुकड़ा होगा कि नहीं? पन्नी का मतलब चदरा समझिए ना भैया, एक कागज, इस तरीके से मान लेते हैं कि सोना का पन्नी है, यही क्या है? सोना का पन्नी है, एक मतलब। क्लियर है? कार्बन पेपर, लेकिन आपको समझाने के एंगल से हम बोल रहे हैं कि सोना का पन्नी यही है। होता भी बहुत पतला, क्योंकि सबसे आघातवर्ध धातु होता है सोना, तो उसको बहुत पतला किया जा सकता है, तो इसको समझ लीजिए सोना का पन्नी। क्या लगता है इसमें छोटा छोटा टुकड़ा होगा कि नहीं? तो जवाब है हाँ सर, छोटा छोटा टुकड़ा होगा। अब बताइए ना भैया, छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कहते हैं? हाथी, जिराफ? नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो अगर ये सोना का पन्नी है और उसमें छोटा छोटा टुकड़ा है, और छोटा छोटा टुकड़ा को आप परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाणु। तो नहीं लग रहा सर अगर ये छोटका टुकड़वा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, 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 क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि लगभग ही पूरा सोना का पन्नी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया? जे थॉमसन का मॉडल अगर माना जाए तो, क्योंकि वो परमाणु के अधिकांश हिस्सा को पॉजिटिव बता रहे हैं, इसका मतलब ये सोना के पन्नी में परमाणु ही है, और परमाणु का अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव, तो सोना का पन्नी का अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो बना हुआ परमाणुओं से। बात समझ में आया? चलिए, अब समझ में आ गया होगा आपको कि सोना के पन्नी और आइटम में लिंक क्या है।
सोना का पन्नी भी तो एटम का बना हुआ है और एटम को पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब सोना का पन्नी भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से एटम पर अल्फा रे मारा गया था तो अधिकांश पार हो गया था, वैसने होना चाहिए सोना के पन्नी पर। इसी तरीके से जिसे इस तरीके से इस पर हम अल्फा रे मार रहे हैं तो अधिकांश क्या होना चाहिए, ऊपर से पार हो जाना चाहिए, नीचे से पार हो जाना चाहिए, इधर से पार हो जाना चाहिए, इधर से पार हो जाना चाहिए। जो बीच में गया यहां से जो जाएगा उसको इधर लौट आना चाहिए, अगर इनका सिद्धांत माना जाए तो। किनका? ये रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग का, क्योंकि एटम में ऐसा हुआ है और जानते हैं सेम वही घटना यहां हो जाता है। जैसे ही अल्फा रे मारते हैं तो देखते हैं कि सोना के पन्नी से इधर जा रहा था, 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 इधर जा रहा था। आप सोच रहे होंगे सर पता कैसे चल रहा था? पता चल रहा था जेडएनएस से। किससे पता चल रहा था? जेडएनएस से। जेडएनएस इधर लगल था, जहां जहां पड़ रहा था वहां वहां चमक हो रहा था, या वहां वहां फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जा रहा था। तो रदरफोर्ड निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो बोले हैं ना जे थॉमसन, ये 1-2% नहीं 100% गलत है। कोई मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को जाने देगा, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, तभी तो अल्फा रे निकल जा रहा है। प्रयोग इनका समझ में आया कि क्या था? सिंपल, एक रेडियोधर्मी पदार्थ यहां लिए, अल्फा किरण निकालें, सोना के पन्नी से गुजारें, फोटोग्राफिक प्लेट लगाएं, जेडएनएस लिपापोती कर दिए, इधर से जब मारे सोना के पन्नी पर अल्फा रे तो देखे कि अधिकांश पार हो गया, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट का अधिकांश हिस्सा खराब हो गया। जो एकदम बीचों बीच जा रहा था एकदम सोना के पन्नी के, वो देख रहे हैं कि उधरे लौट जा रहा है, जैसे ऐसे गया तो उसी तरीके से लौट आ रहा है, मात्र एगो। क्लियर? अल्फा किरण प्रयोग क्या था वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से रदरफोर्ड अल्फा किरण के प्रयोगों को अपने दिमाग में एनालाइज करते हैं और उससे परिणाम निकालते हैं कि क्या रियल में इसमें हो रहा है, किस कारण ऐसा हो रहा है। मतलब उनका दिमाग जो था ना एक अलगे लेवल का था। सोचिए ना, इतने हम लोग को अगर अभी तो पढ़ लेते हैं भैया तो समझ में आ है कि हाँ रदरफोर्ड का मॉडल ये कहा था, लेकिन ये उस समय जिसमें ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को देख के एनालाइज कर लेना कि इस तरीके से अल्फा रे गया, पार हो गया, मतलब अधिकांश हिस्सा खाली है, बीच से लौटा मतलब बीच में पॉजिटिव है, बीच से लौटा मतलब द्रव्यमान बीच में है। ये सारा बात रदरफोर्ड। सोचिए कि कितना बढ़िया इनका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर रहा होगा दिमाग का, जो कि एब्जॉर्ब कर लिए सारा बात को। चलिए देखते हैं इनका मॉडल था क्या। ये तो वही हो गया अल्फा किरण प्रयोग। देख लीजिए, अल्फा रे इस तरीके से मारा गया है तो क्या हुआ है, अधिकांश पार हो गया, कुछ लौट गया, मतलब कुछ एंगल से मुड़ गया है, और जो एकदम बीचों बीच गया था वो देखिए वैसे ही लौट आया। यही आपका क्या है? अल्फा किरण प्रयोग है। अल्फा किरण का मतलब क्या? पॉजिटिव। अब समझते हैं कि क्या निष्कर्ष रहा किसका? अल्फा किरण प्रयोग का। क्लियर? देखिए इनका निष्कर्ष पहला क्या था, कहता कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जबकि जे थॉमसन बोल रहे थे कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा पॉजिटिव है। रदरफोर्ड बोल रहे नहीं, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। आप लोग सोच रहे हैं सर काहे हम इनका बात मान लें कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है? इसलिए कि जब अल्फा रे मारा जा रहा है, अल्फा रे का मतलब क्या? पॉजिटिव। और अगर आप परमाणु को पॉजिटिव कहते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, हम आपके बात को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिव इस पर जा रहा है तो या तो एटम को भाग जाना चाहिए या तो अल्फा रे को इधर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये तो अल्फा रे सीधे निकल जा रहा है। ये घटना साबित कर रहा है कि यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तभी तो सीधे निकल जा रहा है। क्लियर? चलिए पहला स्टेटमेंट आपको बढ़िया से आप रिलेट कर पाए होंगे कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। ये रदरफोर्ड व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किए थे कि नींद में सुतल थे, हमको एटम बोला कि हम अधिकांश खाली हैं, जे थॉमसन गलत बोल रहा था। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं और रीजन भी दे रहे हैं कि अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हैं तो आप कहिए कि अल्फा किरण जब इस पर मारा जाएगा तो ये भाग जाएगा। अगर आप एटम को नहीं भगा रहे हैं अल्फा किरण पड़ने के बाद, मतलब आप कहिए यहां प्लस नहीं है। क्लियर? चलिए, तो इसलिए अधिकांश हिस्सा मतलब अधिकांश भाग खाली है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ? सीधे निकल गया। 100% सही बात है। ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा अगर आप हल्का सा एटम के बारे में जानते होंगे तो, कि सर अच्छा ये बतिया तो पच गया हमको कि ठीक है इधर से पॉजिटिव जा रहा है, यहां पॉजिटिव अगर होता तो जाने नहीं देता, लेकिन पॉजिटिव नहीं है इसके कारण चल गया। यहां कक्षा तो है, ठीक है उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो हम लोग को पता है कि कक्षा होता है और कक्षा में घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन।
कक्षा में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? तो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इधर से जा रहा है के? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं गया? उधर काहे चल गया अल्फा रे? नहीं लगता सर मस्त सवाल है? पता नहीं आप लोग के मन में आ रहा था कि नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ठीक है सर, आपका बात हम मान लिए, हम जानते भी हैं कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा जो कक्षा ये वाला हिस्सा खाली होता, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, यहां तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फिर ये प्लस को जाने क्यों दिया? बीच में क्यों नहीं रोक लिया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो बीच में क्यों नहीं रोक लिया? जाने क्यों दे दिया? तो जवाब सुनिए कि बीच में काहे नहीं रोक पाया और ये आगे क्यों निकल गया। इधर से जो अल्फा किरण जा रहा था उसका द्रव्यमान होता है 4 इकाई। कितना? 4 इकाई। पहला बात समझ में आया कि अल्फा रे जो इधर से जा रहा है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 4 इकाई। दूसरी बात कि अल्फा रे धीरे धीरे नहीं जा रहा है परमाणु की ओर कि चलो चलते हैं परमाणु से मुलाकात करते हैं, रंग नहीं। अल्फा रे बहुत ही स्पीड से जा रहा है। किस पर? परमाणु पर। धीरे धीरे नहीं जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी भी क्या है? तो हाई है। दो बात आपको समझ में आया कि इधर से जो अल्फा रे जा रहा है उसका द्रव्यमान बहुत ही बोलते हैं 4 इकाई है, और इधर से जो जा रहा है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे हैं सर ये दोनों का हल बताएं, का हल बताएं, वो आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। क्या होता है? ना के बराबर होता है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg। समझ में आ रहा है कि ना के बराबर होगा। अब सुनिए कि ऐसा क्यों हम बता रहे हैं कि ये बीच में क्यों नहीं रुका। तो एक हम आपको सटीक एग्जांपल देते हैं, उससे आप रिलेट कर पाइएगा। मान लिया जाए कि आप बहुत ही स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं रोड पर, ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत ही स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं और आपसे एगो मच्छर टकरा गया। क्या टकरा गया? मच्छर। तो नहीं लगता सर मच्छर जो हम चिपक जाएंगे रोजे, जम जाएंगे, आगे थोड़ी ना जा पाएंगे हम दौड़ रहे थे, मच्छर आया चिपक गया हमें, ओजे रुक जाएंगे हम भी। तो जवाब है नहीं, मच्छर को कहिएगा साइड हट और सीधे आप निकल जाइएगा। बात समझ में आया? क्योंकि आपका द्रव्यमान मच्छर के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, आपका स्पीड मच्छर के स्पीड से बहुत ज्यादा है। वही काम तो यहां हो रहा है भैया। इधर से जो अल्फा किरण जा रहा उसका द्रव्यमान देखिए 4 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ना के बराबर है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा भी ना तो सीधे निकल गया होगा। वही मच्छर वाला डायलॉग याद रखिएगा कि रोड पर चल रहे हैं, मच्छर हमसे टकराया तो उसका कोई कीमत नहीं है, आराम से एकदम फेंका जाएगा वो मच्छर और हम सीधे निकल जाएंगे। वही काम यहां हो रहा है। इधर से जो अल्फा रे जा रहा है इसको आप मान लीजिए कि एक आदमी जा रहा है, वजन इसका एकदम मोटा कट्टा आदमी है। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको आप मच्छर मान लीजिए। चलिए, हमारे हिसाब से आप क्लियरली आप समझ पाए होंगे कि क्यों अल्फा किरण पर पॉजिटिव होने के बावजूद ये परमाणु से पार कर गया, बीच में क्यों नहीं अटका। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इनका कहता है कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र में मौजूद है, इसे नाभिक कहते हैं। अगर याद आ रहा हो आपको जे थॉमसन का मॉडल, तो जे थॉमसन बोले थे कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है हर जगह होता है। क्या होता है? हर जगह। रदरफोर्ड बोल रहे हैं नहीं, परमाणु का द्रव्यमान हर जगह नहीं होता है। रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान हर जगह नहीं होता है, परमाणु का द्रव्यमान केवल बीच में होता, सॉरी द्रव्यमान नहीं, आवेश बोल रहे हैं, ठीक है, द्रव्यमान भी आगे आएगा, यहां आवेश बोल रहे हैं। परमाणु का जो आवेश होता है, मतलब आवेश में भी कौन आवेश? धन आवेश। देखिए यहां धन आवेश मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा, सॉरी द्रव्यमान बोल दिए थे, द्रव्यमान भी आगे आएगा, द्रव्यमान भी केवल बीच में ही होता है। क्लियर ना? इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए समझिए, यहां क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। तो वही बोल रहे हैं रदरफोर्ड कि परमाणु का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, धन आवेश केवल वहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। जबकि जे थॉमसन बोल रहे थे कि परमाणु का हर जगह पॉजिटिव होता है। रदरफोर्ड बोल रहे हैं नहीं, परमाणु में हर जगह पॉजिटिव नहीं होता है, परमाणु में केवल बीच में पॉजिटिव होता है। क्या होता है? बीच में पॉजिटिव होता है, और यही पॉजिटिव वाला हिस्सा को हम कहते हैं नाभिक। और ये जनरल कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक का खोजकर्ता कौन है, या फिर नाभिक का पिता किसे कहते हैं, तो यही रदरफोर्ड को कहा जाता है। क्योंकि नाभिक के बारे में सबसे पहले यही बताए हैं कि परमाणु के बीच वाले हिस्सा को नाभिक कहते हैं, जहां पे संपूर्ण धन आवेश भी पाया जाता है और वहीं पर संपूर्ण द्रव्यमान भी पाया जाता है। जबकि जे थॉमसन बोले थे कि द्रव्यमान पूरा परमाणु पर बट्टल होता है, रदरफोर्ड बोलते हैं नहीं,
द्रव्यमान भी केवल बीच में पाया जाता है और संपूर्ण धन आवेश भी केवल बीच में पाया जाता है। धन आवेश का मतलब यहां प्रोटॉन है, लेकिन जिस समय ये मॉडल दे रहे हैं उस समय प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ था। 1920 के आसपास प्रोटॉन का खोज होता है, जबकि ये दे रहे हैं मॉडल 1908 या 9 के आसपास। क्लियर? चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट इनको समझ में आ गया आपको कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश जो होता है वो परमाणु के कहां होता है? केंद्र में होता है। केंद्र का मतलब बीच होता है, तो ये बीच में होता है और इसे नाभिक कहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर सब मान कैसे लिया, कैसे सब मान लिया कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश बीच में होता है? तो देखिए ना, आप रहते तो आप नहीं मानते, वहां पे सुनिए, ये लॉजिक दे रहे हैं, नींद में थोड़ी ना बता रहे हैं, ये बा एकदम लॉजिक दे के समझा रहे हैं कि बीच में पॉजिटिव हम क्यों कह रहे हैं। तो सुनिए, इधर से जो जा रहा था अल्फा किरण प्रयोग में, वो अल्फा किरण जा रहा था, अल्फा किरण का मतलब पॉजिटिव जा रहा था। क्या जा रहा था? पॉजिटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो क्या होता? ये भाग जाना चाहिए। कौन? अल्फा रे, ये तो एटम भाग जाना चाहिए। सोचिए, रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि बीच में पॉजिटिव होता है और जब यहां से देखिए किरण गया है तो देखिए इधर मुड़ गया है। जब नीचे से जा रहा है तो सीधे निकल जा रहा है। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि इधर से जो जा रहा है पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, और जब इसके ओर जाना चाहा तो ये झटका मारा, उन्हें कने जा रहे हो, नीचे भाग, और ये देखिए एने मुड़ के भाग गया है। लेकिन जो नीचे से जा रहा है वो यहां से दूरिया से नहीं गया है, इस कारण ही सीधे चल गया है। वही कहानी ऊपर में समझा रहे हैं कि देखिए जो ऊपरा से गया है, मतलब बीचा वाला हिस्सा से दूर से गया है, वो सीधे निकल गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच से नजदीक से जाने की कोशिश किया तो इधर से देखिए जा रहा है पॉजिटिव और यहां भी है पॉजिटिव, इसके कारण ये देखिए एने भाग गया है। मतलब यहां भी झटका मारा है इसको कि इधर कने आ रहे हो, उधर जाओ। बात समझ में आया? हमारे हिसाब से समझ में आया होगा कि हाँ सर, ऊपर से जो जा रहा है ये प्लस से दूर है, इसके कारण सीधे चल गया, उसको झटका नहीं लगा है। लेकिन जो इसके नजदीक से जाने का कोशिश कर रहा है तो यहां पॉजिटिव है और इधर से जा भी रहा है कौन? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही तो झटका लगेगा। तो ये देखिए इन्हें भाग जा रहा है। लोगों को इतना पर भी विश्वास नहीं हुआ, तब ये बोले कि देखो हम इसलिए बोल रहे हैं कि बीचे में होता है क्योंकि जो एकदम इसके बीचे बीच गया है ना, वो देखो इन्हें सीधे लौटाया, वो पार भी नहीं हो पाया है। इसका मतलब एकदम अजय है, पॉजिटिव हर जगह नहीं है। तब सब मानने के लिए तैयार हुआ कि हाँ अब लगभग ठीक बोल रहे हैं कि पॉजिटिव जो है कहाँ है? बीच में है, और रियलिटी भी यही है। प्रोटॉन केवल बीच में पाया जाता है और प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा स्टेटमेंट समझ में आ गया कि परमाणु का जो थी आवेश होता है, और आवेश में कौन? पॉजिटिव वाला, वो कहाँ होता है? बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन भी आएगा, घबराइए नहीं कि सर इलेक्ट्रॉन कने रहता है। जैसे थॉमसन तो बोलबे करेंगे भाई कि हमें एक छोटा टुकड़ा खोजे थे इलेक्ट्रॉन, वो कने रहता है, तो उसका जवाब भी ये देते हैं। देखिए इनका तीसरा स्टेटमेंट है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। इनका तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कि नाभिक का जो आकार होता है ना, परमाणु के तुलना में बहुत ही छोटा होता है। आप लोग फिर सोच रहे होंगे सर काहे मान लिया सब कि परमाणु का आकार जो होता है नाभिक के तुलना में बहुत छोटा होता है। वहाँ सब क्या कहते हैं, अनपढ़ तो बैठा हुए नहीं था, सब तो महान महान साइंटिस्ट बैठा हुआ था, या साइंटिस्ट बनने के कगार पर जो खड़ा था वो बैठा हुआ था। तो क्यों सब इतना आसानी से मान ले रहा था कि परमाणु का में जो छोटा हिस्सा है नाभिक बीच वाला, वो बहुत छोटा होता है? तो सब ऐसे ही नहीं मान रहा था, ये बायोलॉजिक समझा रहे हैं। सुनिए कैसे ये बोल रहे हैं कि इधर से जब हम अल्फा किरण भेज रहे हैं तो देखिए इधर से जो ऊपर से गया वो सीधे निकल गया, मतलब उसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जो यहां से गया है वो भी इधर हल्का सा भागा है, क्योंकि इसको झटका लगा है, टकराया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जो ऊपर से गया वो डायरेक्ट गुजर गया, उस पर कोई प्रभाव नहीं। जो इसके हल्का सा ऊपर से गुजर रहा है उसको झटका इसके कारण लग रहा है, इसके कारण डाइवर्ट हो रहा है। जो और नजदीक आना चाह रहा है उसको और झटका लग रहा है, ये और डाइवर्ट हो रहा है। जो और नजदीक आना चाह रहा है उसको और कस के झटका लग रहा है, वो डाइवर्ट हो जा रहा है। लेकिन जो बीचों बीच जा रहा है ना, वो डायरेक्ट उससे टकरा जा रहा है। किससे? नाभिक से। इसके कारण वो उधर नहीं जा पा रहा है और इधरे लौट आ रहा है।
बात समझ में आया कि इसको छोटा क्यों कहेंगे? क्योंकि एक ही किरण होने से लौटा है। इस पर मारा गया था हजारों हजार किरण, 20 एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें लिखा है 20,000 किरण में से एक किरण, मतलब इस पर मारा गया था 20,000 किरण और उसमें से लौटा है एक किरण, मतलब वो एक किरण एकदम उसके सेंटर से टकराया है, इसके कारण लौट गया है। बाकी जो करगी से थी जा रहा था वो झटका खा खा के बाहर हो जा रहा है, हल्का हल्का रास्ता भटक जा रहा है लेकिन बाहर हो जा रहा है। लेकिन एगो है जो उधर नहीं पार हो पाया, वो एकदम अपने रास्ता पर लौट आया है। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो एकदम जरीस ना हिस्सा वाला से टकरा जाके टकराया होगा, जो एकदम ना के बराबर है, जिसको नाभिक हम बोल रहे हैं। सबको लगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो झटका खा रहा है वो डाइवर्ट हो जा रहा है, जिसको झटका नहीं मिल रहा है प्लस प्लस के कारण वो ऊपर चल जा रहा है, मतलब सीधे निकल जा रहा है। लेकिन एगो है जो सीधे जा रहा है और लौट भी आ रहा है। और लौट कब सकता है? जब उससे मतलब क्या कहते हैं एकदम बीचों बीच टकराए, जैसे यहाँ भी प्लस है, भी प्लस है, तो ऐसे दिया गया तो देखिए कलम इधर आ जाएगा, उधर नहीं जा पाएगा। बात समझ, जैसे लीजिए ना, इस तरीके से मारेंगे तो लौट आएगा, क्योंकि ये एकदम इस पर टकरा रहा है। अगर हल्का सा यहाँ टकराएगा तो बाहर हो जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा, छाक के बगल चल जाएगा। यहाँ आवेशित नहीं है, हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि जो बीचों बीच टकराएगा वही लौटेगा। जो ऊपर में हल्का सा भी टकराया तो बाहर चल जाएगा, जैसे यही कलम का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे टकराएगा यानी आ लौटेगा, लेकिन यहाँ से अगर टकरा जाए ये वाला हिस्सा से तो देखिए बाहर चल जाएगा कलम। बात रिलेट कर पा रहे हैं इससे? हमारे हिसाब से कर पा रहे होंगे आप कि जो ऊपर से जा रहा है सीधे निकल जा रहा है क्योंकि उसको झटका नहीं लग रहा है, जो नीचे से जा रहा है वो भी निकल जा रहा है, झटका नहीं लग रहा है। लेकिन जो इसके नजदीक से गुजरना चाह रहा है तो यहां प्लस है, इधर से भी जा रहा है प्लस, तो दोनों के बीच झटका लग रहा है, इसके कारण ये डाइवर्ट हो जा रहा है। कौन? अल्फा रे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो बीचों बीच जा रहा है उसको झटका नहीं लग रहा है, उसके आगे में एकदम ठड़ा है नाभिक कि आन कैसे तुम पार होते हो देखते हैं, और अल्फा रे उधर से आ रहा है और नाभिक से टकरा रहा है और सीधे उधर जा रहा है। 20,000 में से एक किरण ऐसा किया था, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो यहां से निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जो नाभिक जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्लियर? साइंटिस्ट लोग इतना आसानी से नहीं मानने वाला था जितना आसानी से आप लोग विश्वास कर लिए हमारा बात कि ठीक है सर मान लेते हैं कि नाभिक जो है बहुत छोटा होता है। जानते हैं रदरफोर्ड कैलकुलेट करके बताते हैं कि नाभिक का साइज ये होता है और परमाणु का साइज ये होता है। पहले तो लॉजिकली समझाने का वो प्रयास किए कि स्टेडियम को आप परमाणु मानिए तो क्रिकेट का जो गेंद होता है ना वो एक नाभिक है। कितना बढ़िया लॉजिक दिए, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं था। एकदम सटीक लॉजिक दे रहे हैं कि स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम का एक उदाहरण ले लीजिए, उसको आप एक पूरा परमाणु मानिए, तो क्रिकेट का जो बॉल होता है उसको नाभिक मानिए, मतलब इतना का अंतर होता है साइज में। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, तो ये रदरफोर्ड जो थे वो साइज तक बता देते हैं कि नाभिक का साइज ये है और परमाणु का साइज ये है। आप सोच रहे होंगे सर कितना बताए थे, तो देखिए ये बताते हैं कि नाभिक का साइज होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर और ये परमाणु का साइज होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो नहीं लग रहा सर 55 का अंतर है? बात समझ में आया? ये था नाभिक का साइज और ये था परमाणु का साइज, मतलब 1 पर 10 जीरो से भागा दीजिए। बात समझ में आ रहा? तब जो आएगा वो होगा नाभिक का, परमाणु का साइज, और 1 पर 15 से जीरो भागा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 पर 1 में 15 जीरो से भागा दीजिए, तब जो आएगा वो होता है किसका साइज? नाभिक का साइज। तो नहीं लग रहा सर ना के बराबर होगा? तो हाँ ना के बराबर होता है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट भी समझ में आया, तीसरा स्टेटमेंट समझ में आया कि परमाणु का जो नाभिक का जो साइज होता है वो परमाणु के तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ये बताए थे किससे? जब एक ही किरण होने से लौटा था तब। चौथा स्टेटमेंट इनका सुनिए कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो जे थॉमसन क्या बोले थे कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह होता है, मतलब इतना बड़ा अगर परमाणु मानिए तो इसमें हर जगह द्रव्यमान बट्टल होता है, हर जगह द्रव्यमान होता है जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमाणु भी केवल बीच में, सॉरी परमाणु बोलते हैं, द्रव्यमान भी केवल बीच में होता है। यहां क्या है? द्रव्यमान है,
किनके अकॉर्डिंग? ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि आप जो बोले हैं जे थॉमसन कि परमाणु का द्रव्यमान हर जगह होता है, ऐसा बात नहीं है। परमाणु का द्रव्यमान केवल और केवल बीच में होता है, जिसको हम नाभिक बोल रहे हैं। जिसको क्या बोल रहे हैं? नाभिक बोल रहे हैं। फिर से यही सवाल था कि काहे माने आपका बात कि द्रव्यमान केवल बीच में होता है। फिर जे थॉमसन रदरफोर्ड वही समझाते हैं कि इसलिए कि उधर से जो अल्फा किरण लौट रहा है ना, लौटाने का गुण होता है जिसमें द्रव्यमान हो उसमें। आप सोच रहे होंगे सर कैसे, कोई लॉजिक दीजिए। तो देखिए, कार्बन पेपर है, बात समझिएगा तो आप लगेगा हाँ सर आप समझ गए। इसको आप ऐसे हवा में फेंक दीजिए, फेंक देंगे आराम से फेंका जाएगा, इधर लौट के नहीं आएगा। लेकिन सोचिए यही कार्बन पेपर को हम अपना हाथ पर मारे ऐसे करके, नहीं लग रहा सर इधर लौट आ रहा है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें द्रव्यमान है और हवा में ना के बराबर द्रव्यमान है, जिसके कारण हवा कार्बन पेपर को इधर नहीं लौटा पाया। हवा में भी तो ऐसे फेंक रहे हैं तो हवा से तो टकरा ही रहा होगा, लेकिन इधर नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये हाथ से टकरा रहा है तो इधर आ जा रहा है, क्योंकि हाथ में द्रव्यमान है, इसके कारण लौट आया। वही रदरफोर्ड कह रहे हैं कि यहां ना द्रव्यमान है तभी ये लौट आ रहा है। बाकी ये सब देखिए इससे टकराया नहीं है, हल्का सा ऊपरे गया है, इसके कारण मतलब डाइवर्ट हो गया है। जो इससे ऊपर गया था वो निठाहे ऊपर चला गया है, मतलब निकल गया है। लेकिन जो बीचों बीच गया है मतलब उससे टकराया है, इसके कारण इधर लौट आया है। जो टकराया है लौट आया है। नहीं लग रहा सर? एकदम बायोलॉजिकली समझा रहे हैं। ये कार्बन पेपर के उदाहरण से आप समझ भी सकते हैं कि ये हमारा हाथ था और ये कार्बन पेपर है, इसको हम हाथ पर मार रहे हैं तो इधर आ रहा है, जबकि हवा में फेंक रहे हैं तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हवा का जो द्रव्यमान है वो ना के बराबर है और यहां हाथ में हमारा द्रव्यमान है। चौथा स्टेटमेंट भी इनका आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि परमाणु का जो भी द्रव्यमान है ना वो कहां है? बीच में है। और बाद में जाके प्रूफ भी होता है कि यहां अंदर में पाया जाता है कौन चीज? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही द्रव्यमान संख्या बनाता है। नहीं पढ़े ना कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन उस समय ना तो प्रोटॉन का खोज हुआ था और ना ही न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। तो कैसे बताते रदरफोर्ड कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां पाया जाता है? वो बस बता रहे हैं कि द्रव्यमान यहां पाया जाता है। क्लियर? कैसे पता चल रहा है? तो इससे टकराने के बाद लौट आ रहा है, जो एकदम बीचों बीच गया था वो देखिए लौट जा रहा है, मात्र एगो। तो यहीं से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं रदरफोर्ड कि जो भी द्रव्यमान है वो यहीं है। कहां है? बीच में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। पांचवा स्टेटमेंट इनका सुनिए। कहता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। अगर आपको याद होगा जे थॉमसन का मॉडल, तो जे थॉमसन बस ये बोले थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, दोनों कैसे जिंदा रहता है इसका कोई लॉजिक नहीं था। बस यही वाला उदाहरण फिर से हम आपको रिपीट करते हैं कि एक रूम था, एक सांप है और एक नेवला है। क्लियर? क्या लगता है दोनों जिंदा रहेगा? तो नहीं, दोनों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो इसको बांधना होगा, और बांध दीजिए किससे? पिंजड़ा से। किससे? पिंजड़ा से। तो नहीं लग रहा सर यहां जो बीच में बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है, अगला स्टेटमेंट बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्लियर? और यही इनका थोड़ा सा कमजोर स्टेटमेंट बन जाता है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेटमेंट बोलेंगे उसको समझा नहीं पाते हैं रदरफोर्ड, बस बोल देते हैं, लेकिन अपना बात पर एकदम अड़ल रहते हैं कि ऐसी ये होता है। क्लियर? चलिए हम देखेंगे यहां फिलहाल इस स्टेटमेंट को समझाते हैं। जे थॉमसन बस बोले थे कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दोनों के बीच कौन पकड़ के रखता है, दोनों को कौन अपने अपने पोजीशन पर रहने पर मजबूर करता है, ये बात नहीं समझाए थे जे थॉमसन। रदरफोर्ड कहते हैं जानते हैं ये पॉजिटिव है और इधर जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव है। दोनों के बीच एक बल पाया जाता है जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कौन बल? स्थिर वैद्युत बल। और यही स्थिर वैद्युत बल नाभिक को कहता है तुम यहां रहो, इलेक्ट्रॉन को कहता है तुम घूमते रहो। बात समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। जिस तरीके से सांप और नेवला एक रूम में पिंजड़ा के द्वारा बंधा होता है, उसी तरीके से एक परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधा होता है।
समझ में आ गया ये भी स्टेटमेंट? आगे बढ़ते हैं। यही स्टेटमेंट देखिए इनका कमजोरी बन जाता है थोड़ा सा। सुनिए स्टेटमेंट है क्या। कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है। नाभिक देखिए ये छोटका हो गया और बोल रहे हैं रदरफोर्ड कि नाभिक के चारों ओर गोल गोल रास्ता होता है, वही गोल का रास्तवा को कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वही रास्तवा पर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमते रहता है। सबको लगा रदरफोर्ड गया। आप सोच रहे होंगे सर कैसे गया रदरफोर्ड? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जब घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा तो इसका एनर्जी खत्म होगा। एनर्जी जब खत्म होगा तो वो क्या होगा? गिर जाएगा। जैसे आपको हम बोले स्टेडियम का चक्कर लगाइए, तो आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, स्टेडियम को गोल गोल रास्ता को कक्षा मान लीजिए। के दिन आप घूरते रहिएगा स्टेडियम के चारों ओर? 2 दिन 4 दिन, 4 दिन तो घूम भी नहीं पाइएगा, 5-7 घंटा के बाद गिर जाइएगा। और रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल रास्ता पर घूमते रहता है, उसको कक्षा कहते हैं। सब इनसे पूछता है कि कब तक घूमता है? तो रदरफोर्ड बोलते हैं घूमते रहता है। फिर पूछता कब तक? पेट्रोल कभी इसका खत्म नहीं होता है, ऊर्जा इसका कभी खत्म नहीं होता है, ईंधन कभी इलेक्ट्रॉन का खत्म नहीं होता है। तो रदरफोर्ड बोलते हैं अरे घूमते रहता है बस, अब हम क्या बताएं, बस इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। फिर सब इनसे पूछा कि काहे घूमते रहता, कुछ बताइए। जब घूमते रहेगा तो इसका एनर्जी खत्म होगा, एनर्जी खत्म होगा तो वो गिर जाएगा। रदरफोर्ड को लगा कि लगता है गलती बोल दी है, तो रदरफोर्ड अपना बात पर अड़ गए। रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमाना चाहते हैं, नहीं घुमाइए। अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमाते हैं तो फिर से जाइए जे थॉमसन मॉडल के पास। जे थॉमसन यही ना कह रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, घूमता उमता नहीं है। तो नहीं होता है तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है? एक दूसरे का दुश्मन। इलेक्ट्रॉन को हम घुमा रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? रदरफोर्ड बड़ा बढ़िया लॉजिकल उदाहरण देते हैं, देखिए कैसे। रदरफोर्ड लोगों से पूछते हैं, जब इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कब तक घूमते रहेगा, उसका ऊर्जा खत्म नहीं होगा, ईंधन खत्म नहीं होगा, तो रदरफोर्ड लोगों से पूछते हैं कि एक बात बताइए, सूरज ही दुनिया में है? तो सब बोला हाँ है, ये है, सुबह इन्हें उगता है, शाम में उन्हें डूब जाता है। फिर रदरफोर्ड बोले लोगों से कि अच्छा आप मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? सब बोला हाँ वो तो घूमे करता है, पृथ्वी घूमता है, शुक्र घूमता है, मंगल घूमता है, सब सूर्य के चारों ओर घूमता है। रदरफोर्ड बोलते हैं कि पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा तो आपको दिक्कत नहीं है, और हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं कक्षा में तो आपका करेजा फटल जा रहा है। बात समझ में आया? रदरफोर्ड मतलब गुस्सा टाइप का आ गया। सिंपल भाषा में वो समझाएं कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है पृथ्वी तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह घूम रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, अरे हम नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं कक्षा में, जो बहुत छोटा चीज है, तो आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है। कुछ समय तक तो लोग शांत रहा, लगा कि इतना बढ़िया लॉजिक दे दिया, कोई जवाब नहीं था लोगों के पास। लेकिन उसी दरमियान एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। वो एक सिद्धांत देते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिस पर कोई चार्ज रहेगा, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, जब वो गोल गोल घर में घूमेगा तो उसका ऊर्जा निकलेगा। ऊर्जा क्या होगा? निकलेगा। सब साइंटिस्ट को बहाना मिल गया कि अच्छा मैक्सवेल के सिद्धांत के थ्रू इसको घेरो। किसको? रदरफोर्ड को। ऐसे भी देखिए कहा जाता है यार ये दुनिया सब दिन ऐसने रहा है, आप लाख भला कीजिए किसी का याद नहीं रखेगा, एक कीजिएगा ना तुरंत भर में आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा। रदरफोर्ड देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बात समझाएं कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है, परमाणु का आवेश बीच में होता है, परमाणु का द्रव्यमान बीच में होता है, परमाणु के चारों ओर ये कक्षा पाया जाता है, परमाणु के बीच वाला हिस्सा को नाभिक कहते हैं। ये सब किसी को नहीं याद रहा, बस एकदम अड़ गए ई बात पर, जो बोल दिए रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यह बात पर सब इनको घेर रहा है। जब रदरफोर्ड से बोला गया कि अच्छा ठीक है आप तो सूर्य का बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, तो रदरफोर्ड बोले क्या नहीं समझ रहे हैं? तो बोले कि मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट है, वो कुछ नियम दिया है। तो रदरफोर्ड बोले क्या नियम है उसका? तो बोला कि लोग बोलना शुरू किया कि वो नियम इस प्रकार से है कि वैसा छोटा छोटा वस्तु जिस पर कोई चार्ज रहेगा, या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, अगर वो गोल गोल घूमेगा तो उसका एनर्जी निकलेगा, उसका एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा तो एक दिन धीरे धीरे करके सब एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और वही कहानी तो आपका इलेक्ट्रॉन में है।
तो रदरफोर्ड बोले कि उधर वो काम काहे नहीं होता है, पृथ्वी का एनर्जी काहे नहीं खत्म होता है, मंगल का एनर्जी खत्म काहे नहीं होता है। तो लोग बोला कि रदरफोर्ड साहब आप समझ नहीं रहे हैं, इस सब पर चार्ज थोड़ी ना है, पृथ्वी पर चार्ज थोड़ी ना है, मंगल ग्रह पर चार्ज थोड़ी ना है, बुध ग्रह पर चार्ज थोड़ी ना है, और आप जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं उस पर चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो वृत्ताकार घर में घूम रहा है वो भी, लेकिन आप जो घुमा रहे हैं इस पर चार्ज भी तो है इलेक्ट्रॉन पर, उधर पृथ्वी पर मंगल ग्रह पर चार्ज थोड़ी है। रदरफोर्ड को लगा कि हम बच गए, ये लोग हमको बचने नहीं देगा। तो लोग लॉजिक दिया कि आप जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं ना ये बहुत ही छोटा है, कौन, इलेक्ट्रॉन, और पृथ्वी ग्रह मंगल ग्रह ये तो बहुत बड़ा है, और मैक्सवेल का सिद्धांत छोटा चीज पर लागू होता है, इसीलिए वो इसके ऊपर लागू होगा। रदरफोर्ड को लगा कि लोग हमको बचने नहीं देगा। उससे पहले देखिए मैक्सवेल का सिद्धांत आपको समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए यही है मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि जब कोई आवेशित कण, कण का मतलब छोटा टुकड़ा, आवेशित का मतलब या तो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, जिस पर आवेश हो, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से, मतलब उसमें त्वरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वह रेडिएशन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इसमें देखिए दो बात आया है। पहला बात कि आवेशित कण होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। दूसरा बात कि उसमें त्वरित होना चाहिए, मतलब उसमें त्वरण होना चाहिए। आपके मन में यहां सवाल आना चाहिए कि सर आप कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें त्वरण भी है। तो हां, जब तक त्वरण नहीं रहेगा तो मैक्सवेल का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मैक्सवेल का नियम लागू होने का 3 कंडीशन है। पहला, वो छोटा पार्टिकल होना चाहिए, कण होना चाहिए। दूसरा, उस पर चार्ज होना चाहिए। और तीसरा, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। और सबसे लास्ट में वो वृत्ताकार घर में घूमना चाहिए। अगर गौर से देखिएगा ना तो इलेक्ट्रॉन पर ये चारों कंडीशन लागू है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, और छोटा टुकड़ा भी है। इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन भी होता है, हम बताएंगे कैसे होता है। और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में भी मूव कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कैसे होता है। जिसे यही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, लग रहा है सर यहां इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो डायरेक्शन इसका ये है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो डायरेक्शन इसका ये है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो हर बिंदु पर अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। देखिए यहां है तो ऐसे है, यहां है तो ऐसे है, यहां है तो मतलब यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो डायरेक्शन ये होगा, नीचे आएगा तो डायरेक्शन ये होगा, उधर जाएगा तो डायरेक्शन ये होगा। हर बिंदु पर इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन चेंज करता है। जानते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए बल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे हम नहीं मानेंगे कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए बल लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, नहीं मानिए, हम आपको बता देते हैं एक लॉजिक, समझ में आ जाएगा आपको। सुनिए, उधर से फुटबॉल आ रहा है, किधर से, मान लीजिए आप यहां खड़ा हैं, उधर से फुटबॉल आ रहा है। आप चाहते हैं फुटबॉल उधरे चल जाए फिर से, मतलब आप फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। फुटबॉल आ रहा है आपकी ओर और आप चाहते हैं उधर जाए। नहीं लगता सर लात ले कैसे मार देते हैं? क्या लगता है लात ले फुटबॉल पर आप बल नहीं लगाए हैं? तो जवाब है हां, लगाए हैं। बात समझ में आया कि फुटबॉल आ रहा था उधर से, हम लात लेके उसको मारे तो चल गया फिर से उधर, डायरेक्शन चेंज कर गया। लेकिन यही क्रम में आप फुटबॉल पर लात से बल लगाए हैं। लगता है सर आप कहना चाहते हैं कि यहां डायरेक्शन बदल रहा है मतलब बल लग रहा है। तो बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब बल लग रहा है। जानते हैं बल का 2 बेटा है, हम पीछे ही आपको बताए हैं। कौन कौन? द्रव्यमान और त्वरण। अब यकीन हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहां मूव कर रहा है उसमें त्वरण भी है। द्रव्यमान तो उसमें है ही, उसमें क्या है? त्वरण भी है, तभी वो डायरेक्शन को बदल पा रहा है, मतलब वो बल, उसमें बल लग रहा है। क्लियर? जब ये लॉजिक दिया गया इनको, किनको जानते हैं? रदरफोर्ड को, कि अब बताइए पृथ्वी का मैक्सवेल का जो सिद्धांत है वो पृथ्वी पर लागू नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है। पृथ्वी पर लागू नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी पर आवेश नहीं है। आपके बला पर तो दोनों पर लागू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी है, इलेक्ट्रॉन छोटा कण भी है,
गोल गोल भी घूम रहा है। मैक्सवेल तो वही बोल रहे हैं कि जब कोई आवेशित वस्तु थी पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो वो रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकालेगा। एनर्जी निकालेगा तो एक दिन एनर्जी खत्म होगा, एक दिन एनर्जी खत्म होगा तो वो खींच चलाएगा नाभिक में, और नाभिक में आएगा तो खत्म हो जाएगा। एटम खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। तो बताइए ये दुनिया क्यों बनी हुई है, एटम क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? रदरफोर्ड के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वही देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इसकी दिशा बदलने के कारण इसमें त्वरण भी है। बताए थे आपको, डायरेक्शन बदलने के बाद उसमें बल लगेगा, बल लगने के बाद त्वरण आ जाएगा। अर्थात इसमें रेडिएशन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। और अगर रेडिएशन के रूप एनर्जी कौनों रूप में निकले, चाहे वो रेडिएशन के रूप में निकले, लाइट के रूप में निकले, ध्वनि के रूप में निकले, आपके शरीर से एनर्जी निकल रहा है तो आपको थकावट होगा। बात समझ में आया? थकावट होगा तो आप गिर जाइएगा, नाभिक की ओर चलाएगा। सब इनसे बोल रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नाभिक की ओर चलाना चाहिए, क्योंकि इसका एनर्जी खत्म होगा। एनर्जी खत्म होगा तो धीरे 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 करके ये कहां चलाएगा? बीच में इसमें आके गिर जाएगा। रदरफोर्ड बोलते हैं वो सब हम नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। सब फिर बोल रहा है एक ही बात, कैसे? रदरफोर्ड बोल रहे हैं बस घूमता है। अगर आप हमारा बात नहीं मानते हैं तो मत मानिए, बता दीजिए कि एटम क्यों बना हुआ, आप ही बता दीजिए। ठीक है, हमारा बात आप नहीं मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन? उसमें पड़ल रहता है, और पड़ल रहेगा तो पॉजिटिव निगेटिव इससे भी एक दूसरे को खत्म कर देगा। समझ में आया? तो लोगों के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। इसके कारण लोग अपना बात पर अड़ा हुआ, मतलब इनका सिद्धांत को गलत करने पर तुला हुआ है, और रदरफोर्ड अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पक्का घूमता है। बस हमारे पास वो शब्द नहीं है, वो अल्फाज नहीं है, वो वर्ड नहीं है जिससे हम आपको समझा सकें कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे घूमता है, लेकिन घूमता जरूर है। कौन बोल रहे हैं? रदरफोर्ड। ना रदरफोर्ड हार मानने के लिए तैयार हैं, ना उधर का जो साइंटिस्ट है, जो मैक्सवेल का सिद्धांत है उन पर लागू करवाना चाह रहा है। और ये बोल रहे हैं हमको वो सब नहीं जानते हैं, बस हम इतने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लियर? चलिए, ये था इनका मतलब मॉडल। अब इनका असफलता देख लेते हैं कि क्या क्या ये नहीं समझा पाए। पहला स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे कि मैक्सवेल का सिद्धांत ये नहीं समझा पाए। सुनिए, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के दोष। पहला यही है कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, कि परमाणु क्यों बना हुआ है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रेडिएशन निकले थी, रेडिएशन मैक्सवेल का सिद्धांत अगर आपके ऊपर लागू होगा तो क्या होगा? यहां नाभिक हो गया आपका पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करते करते रेडिएशन निकालेगा, रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकालेगा, धीरे धीरे करके एनर्जी खत्म होगा और ये आके इसमें डूब जाएगा। किसमें? नाभिक में। और इस तरीके से ये एटम खत्म हो जाएगा, और एटम खत्म होगा तो ये दुनिया, एटम की बनी दुनिया है तो ये दुनिया खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह तो है, एटम तो है, मतलब आपका सिद्धांत गलत है। रदरफोर्ड बोले वो सब हम नहीं जानते हैं, बस हम इतने जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते रहता है, इस बात का जवाब नील्स बोर देते हैं। चलिए, तो वही इनका पहला शुद्धि था कि परमाणु के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। दूसरा सुन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बताने में असमर्थ रहे। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितना रहता है, जिसे सिर्फ इतना बता दिए कि इस तरीके से बीच में यहां नाभिक होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इस तरीके से रदरफोर्ड बस इतना बता दिए कि बीच में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करते रहता है, मतलब घूमते रहता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बहुत सारा होता है। इस तरीके से होता है पहला कक्षा, इस तरीके से होता है दूसरा कक्षा, इस तरीके से होता है तीसरा कक्षा। ये सब बात रदरफोर्ड नहीं समझाते हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अगला कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगला में 32 गो होता है। मतलब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना कक्षा होता है, ये सब नहीं समझाते हैं। बस रदरफोर्ड इतना बता देते हैं कि गोल गोल घर में घूमते रहता है, उसको अब कक्षा कहिए। कि कक्षा होता है, कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस सब के बारे में जानकारी रदरफोर्ड नहीं देते हैं। वही इनका स्टेटमेंट है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बताने में ये नाकाम रहे थे। कौन? रदरफोर्ड। इनका दूसरा गलती था। चलिए, हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे ये नील्स बोर के मॉडल को। और ध्यान रहे कि नील्स बोर का मॉडल जब आप पढ़िएगा ना तो केमिस्ट्री अपर लेवल में चला जाता है।
नील्स बोर का मॉडल समझने के लिए आप में अभी इधर जो बताएं वो सारा बात तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप मेंटल मजबूत मतलब क्या कहते हैं, मेंटल रूप से आप मजबूत रहिए, तभी आपको नील्स बोर का मॉडल समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसमें ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना नील्स बोर कि माथा आपका घूम जाएगा कि एटम में ये सब होता है। जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ये वेलोसिटी तक बता देते हैं नील्स बोर। रेडियस माप के बताते हैं कि पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना दूरी पर मूव कर रहा है, मतलब रेडियस बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं, वेवलेंथ बताते हैं, ये एनर्जी बताते हैं, ये क्या कहते हैं नील्स बोर। 4-5 मतलब 5-7 को बढ़िया फार्मूला आएगा और इस पर हैवी नोमरिकल पूछा जाता है, मतलब बड़े कंपटीशन लेवल में, कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे नीट हो गया या फिर जेई का अगर बात करें, नॉर्मल लेवल में भी अगर एसएससी का भी बात करें या फिर ये रेलवे ड्राइवर आर का बात करें, टेक्नीशियन आर का बात करें, तो लो स्टैंडर्ड का नोमरिकल पूछा जाता है। डायरेक्ट नोमरिकल नहीं पूछा जाता है, फार्मूला को ही तोड़ मड़ोड़ के पूछ दिया जाता है कि बताइए एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इस सबको फार्मूला, सिर्फ अगर फार्मूला आप याद रखते हैं तो आसानी से बना पाइएगा। अगर आप नीट आर का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई आर का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम यही सब बात को कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।